हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र है ये, और ये आपका सेट है। ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। इसमें मैंने 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करेंगे जो परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये सेट है ये तुम्हारा। ठीक है, कौन सा सेट है? ये। और इसमें 6 नंबर पे तुम्हारा क्वेश्चन था, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो वस्तु पर्यावरण में उपलब्ध हैं, ठीक है, प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा है आपका, यानी कि मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण लिखिए। तो कोई भी आपको मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया है, निर्मित किए गए हैं, उनके कोई भी 4 उदाहरण तुम्हें लिखना है। तो इसमें क्या है? सड़कें किसने बनाई है? मानव ने। भवन यानी बिल्डिंग कौन बनाता है? मानव। पुल किसने बनाए? मानव के द्वारा। मशीनें किसके द्वारा बनाई गई? मानव के द्वारा। उपकरण, सभी प्रकार के उपकरण मानव के द्वारा बनाए गए। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो कोई भी 4 उदाहरण आप मानव के द्वारा निर्माण किए हुए उसको इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा इंपोर्टेंट है इसमें? अब देखिए, इसमें 7वें नंबर का 8वां वाला क्वेश्चन है ये, नवीकरण और अनवीकरण। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो नवीकरण संसाधन या अनवीकरण, एक ही आएगा इसमें से। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं नवीकरण की परिभाषा। नवीकरण संसाधन, तो वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी कि वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन आदि। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम अनवीकरण। अनवीकरण क्या होते हैं? एक बार इनको प्रयोग में लाने के बाद में ये पूरी तरह क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखना है? वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? खनिज और जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा इसमें? पेट्रोल, डीजल वगैरह। ठीक है, तो नवीकरण क्या हो जाएगा? नवीकरण और अनवीकरण। देखिए दोबारा से एक बार, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन आदि। और अनवीकरण क्या हो जाएगा? वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा? ये भी अच्छा है, 8 नंबर का। ठीक है, ये सेट चल रहा है जी। इसमें जो मेन क्वेश्चन है उनको अपन देख लेते हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ही बात होता है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ही बात है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसके बाद में नीचे वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, सिल्क मार्ग वाला। सिल्क मार्ग या इसको क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उत्तर देखेंगे सिल्क मार्ग, इसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में, यानी प्राचीन रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत ही क्या था? महत्वपूर्ण था। ठीक है, यानी व्यापार का सारा काम इसी के मार्ग के माध्यम से होता था। विश्व का ज़्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। यानी विश्व यानी पूरी दुनिया का व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता था। ठीक है, इसी मार्ग से चीनी पोट्री, यानी चीन से पोट्री जाती थी
और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। यानी कि इसी मार्ग से चीनी पोटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। और वहाँ से उसके बदले में क्या आता था, वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। यानी अपना महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से एशिया महाद्वीप से क्या भेजा जाता था, मसाले और कपड़े, ठीक है। और वहाँ से उसके बदले में क्या आता था, सोना चांदी की कीमती धातुएं यूरोप से आती थी एशिया, और एशिया से क्या पहुँचाया जाता, कपड़े और मसाले, ठीक है। एशिया, चीन कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसी मार्ग से व्यापार के अलावा प्रदेश के ज्ञान, धर्म और संस्कृति, किसके, इसके अलावा, यानी कि व्यापार के अलावा और क्या क्या का ज्ञान मिलता था हमें। इसी मार्ग से व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत के बारे में दूसरे प्रदेशों को पता चला तथा उनका क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 9 नंबर का तो हवाला देखिए जी, अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध क्यों किया। तो देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, 1764 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। तो देखिए यहाँ से उत्तर देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया। इस मशीन के बनने से क्या हुआ, स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन के हथकरघा कारीगरों को लगने लगा था कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। यानी जो हाथ से काम कर रहे थे बुनाई का, उनको ऐसा लग रहा था कि इस मशीन के आविष्कार होने से हमारा रोजगार क्या है, छिन जाएगा, ठीक है। इस मशीन को वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझते थे। यानी ये मशीन बनने के बाद में वो क्या समझते थे, आने वाले समय में अस्तित्व को खतरा समझते थे। इसलिए ब्रिटेन की महिलाओं ने क्या किया, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले की और तोड़फोड़ की। तो इसका मशीन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किस सन में किया था, 1764 में किया था। और ये मशीन किसके लिए काम आती है, कताई के लिए, सूत का काटने के काम आती है, समझ गए ना। तो इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। इसका आविष्कार कौन से देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और इंग्लैंड कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा 10 नंबर का, जो मेन क्वेश्चन है इन पे अपन फोकस कर रहे हैं आज, ठीक है। कृषि पर आधारित तथा खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। अब कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे, कृषि पर आधारित हो जाएंगे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग, पशुपालन उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, मछली पालन उद्योग, मत्स्य पालन होता है ना, मधुमक्खी पालन, बहुत सारे उद्योग हैं कृषि पर आधारित। अब खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, लोहा इस्पात, सीमेंट उद्योग और एल्युमिनियम, ठीक है। खनिज पर और किस पर आधारित लिखना है, कृषि पर। तो कृषि पर आधारित बहुत लंबी लिस्ट है, क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग और मधुमक्खी पालन उद्योग, ठीक है, और पशुपालन, मुर्गी पालन, बहुत सारे उद्योग हैं कृषि पर आधारित, ठीक है। मत्स्य पालन, मछली पालन भी है, ठीक है। और खनिज आधारित तो क्या हो जाएंगे, लोहा, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट और एल्युमिनियम। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन, इसमें इसको आपको लिख देना है, उर्वरक उद्योग के 3 पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। यानी उर्वरक माने खाद काय से बनता है, उनके पोषकों के क्या निकलना है, अपन ने नाम लिखना है। तो काय से बनता है खाद, नाइट्रोजन मिलाते हैं, उसमें फास्फोरस की भी मात्रा रहती है और पोटेशियम की रहती है। किसकी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, ठीक है। जो अपना रासायनिक खाद बनता है उसमें ये मात्रा मिलाई जाती है। और इसको कहाँ तैयार किया जाता है, उद्योगों में तैयार किया जाता है,
खाद को, ऐसे डीएपी है, यूरिया है। डीएपी क्या करते हैं किसान, जब फसल बोते हैं तब उस समय फसल के साथ में बोते हैं उसको, खाद को भी। और यूरिया क्या करते हैं, पानी के साथ में ऊपर से इसका छिड़काव करते हैं। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन अच्छा है इसमें, ये वाला अच्छा है 12 नंबर का, ठीक है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना। जब एक देश से दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। ऐसे अपना देश कोई अपने देश से कोई वस्तु दूसरे देश के लिए भेजे और वहाँ से दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु आए तो उसको क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। विदेशी व्यापार क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय माने क्या होता है, खरीदना, और विक्रय माने क्या होता है, बेचना, करता है तो उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। अब इसके विदेशी निवेश क्या होता है, यानी बहुत सारी कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं यानी ज़मीन खरीदती हैं, मशीनें उद्योग स्थापित करती हैं, तो उसके बारे में तो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। कौन करता है निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या विदेशी निवेश किया जाता है, भूमि खरीदती हैं, मशीन खरीदती हैं, और मशीनों एवं उपकरणों का खरीद एवं व्यय की गई मुद्रा का निवेश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आना है, या तो विदेशी निवेश आएगा या विदेशी व्यापार आएगा। इसमें अपन उन्हीं क्वेश्चनों को आज हल कर रहे हैं जो परीक्षा में जाना आने की संभावना है, ठीक है, उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं आज। वैसे अपन ने सब क्वेश्चन कर लिए हैं पहले। अब ये भी आ सकता है, वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम या हानियाँ लिखी। वैश्वीकरण के आने से क्या हानि हुई, ठीक है। तो वैश्वीकरण के दुष्परिणाम या हानियाँ, दुष्परिणाम भी बोल सकते हैं या हानियाँ। क्या हो गया, जो लघु उद्योग थे यानी छोटे उद्योग थे, लघु एवं छोटे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा, यानी या तो वे बंद हो गए या उनमें क्या हो गया, बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभुत्व होने लगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभुत्व। और तीसरा बेरोजगारी में वृद्धि हुई, यानी लोग वैश्वीकरण के आने से बहुत सारे जो छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अगला, राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात हुआ यानी क्षति हुई, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखना है, लघु एवं छोटे उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा या बंद हो गए, ठीक है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बोल वाला। और बेरोजगारी में वृद्धि होगी, यानी बहुत सारे जो छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए तो वहां से जो काम करने वाले लोग कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए। और राष्ट्र प्रेम की भावना को क्या आघात पहुंचा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेल परिवहन। रेल परिवहन का महत्व आपको लिखना है। तो क्या है रेल परिवहन का महत्व, रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का क्या है, प्रमुख साधन है, यानी वस्तुओं को भी ले जाता है और यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो क्या लिखेंगे, भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। दूसरा क्या लिखेंगे, भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है, यानी इससे उद्योगों में और कृषि में तीव्र विकास हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आधा वाला क्वेश्चन अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, एक से अधिक देशों में व्यापार करना। तो देखिए इसमें परिभाषा, जब दो देशों के मध्य माने क्या होता है, बीच में, दो देशों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब दो देशों के मध्य किसका, सेवाओं और वस्तुओं को, ठीक है, क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार करते हैं। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रबी और खरीफ की फसलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा परीक्षा में, आ सकता है। तो रबी और खरीफ की फसलें अपने कई बार पढ़ी हैं, एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। खरीफ की फसलें लिख लेते हैं पहले। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के मध्य इनको काट लिया जाता है। यानी जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है तो कौन सी फसलें बोते हैं अपन, खरीफ की। ठीक है, तो बरसात कब प्रारंभ होती है, जून जुलाई में होती है, और इसके बाद में 2-3 महीने पकने के बाद में सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। जबकि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। ठीक है, और अप्रैल से जून के मध्य इन्हें काट लिया जाता है। कछु फसलें अब कटने लगी हैं, काहे की कट रही हैं, रबी की। कौन कौन सी कट रही है, सरसों कट रही है अभी, चना कटने अभी नहीं कट रहे लेकिन कटेंगे अब, पूरी बात ये भी स्टार्ट हो जाएंगे, गेहूं, और इसके बाद में जौ भी अभी खड़ी है। ठीक है, और क्या है, मटर, मटर तो खत्म होने पे कगार पर है। ठीक है, तो इसमें इसके उदाहरण लिख लेना है। खरीफ की फसलों के उदाहरण क्या हो जाएंगे, चना हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार बाजरा, मूंग उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, पटसन, तिल्ली आदि। बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसकी। किसकी, खरीफ की फसलें। ये कब बोई जाती हैं, बरसात के मौसम में, यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के मध्य इनको काट लिया जाता है। ठीक है, और रबी की फसलें क्या होती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है। इसके बाद में 2-3 उदाहरण रबी की फसलों के लिखना है, खरीफ की फसलों के 2-3 उदाहरण लिख देना और रबी की फसलों के 2-3 उदाहरण लिख देना। रबी की फसलें जो वर्तमान में खड़ी वो रबी की हैं, क्या क्या है, चना है, गेहूं है, जौ है, सरसों है और मटर है। ठीक है, और खरीफ की फसलें क्या है, चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, तुअर, मूंग उड़द, बहुत सारी है। अब इसके बाद मतलब ये भी क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा 15 नंबर का, पवन अंश क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो इसमें देखिए पवन अंश क्या है, एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ठीक है, ये क्या करता है, दुर्गम भागों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर, पवन अंश हेलीकॉप्टर लिमिटेड भारत का एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये कंपनी अगम्य दुर्गम भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला नीचे वाला अथवा वाला भी अच्छा है। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से जलमार्ग है, एक तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग है, इसको लगा देंगे इसको, कौन सा है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य कौन सा मार्ग है, गंगा जलमार्ग। ठीक है, दूसरा जलमार्ग कौन सा है, सदिया व धुबरी के मध्य कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। तो ये बहुत दोनों क्वेश्चन बहुत इसको ध्यान रखना है। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य कौन सा है, मध्य माने क्या होता है, बीच में, गंगा जलमार्ग है। और सदिया व धुबरी के मध्य कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है जो इंपोर्टेंट है लग रहा है अपन ने, अब इसके बाद में इसको देख लो, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। ठीक है, 19 नंबर का। तो इसका आंसर देखिए, 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी। कौन से शहर में, मद्रास के जो शहर थे उनमें सस्ती किताबें किस पर, चौक चौराहे पर क्या की जा रही थी, बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। यानी गरीब जो लोग थे वो भी किताबें को खरीदने की स्थिति में आ गए थे। गरीब जाति भेदभाव व अंधविश्वास को दूर करने के लिए गरीबी जाति भेदभाव व अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत से सुधारक लिख रहे थे, यानी किताबें छाप रहे थे, उनमें लिखा जा रहा था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है 18 नंबर का, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर देखिए,
भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा, यानी कि भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र, या परतंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र एक ही बात होता है, ठीक है। तो परतंत्र भी पूछा जाए, परतंत्र किसे कहते हैं, तो भी क्या लिखेंगे अपन? भौतिक पर्यावरण उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को परतंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र एक ही बात होता है। उपयोगिता क्या हो जाएगी? वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। वन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं, जिन पर क्या होते हैं? सभी जीव निर्भर रहते हैं, ठीक है जी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला कौन सा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो कोई भी 3 उपाय लिखना है अपन ने, वनों को हम कैसे किस प्रकार बचा सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसमें देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, तो इसमें ये इसको क्या लिखना है, इसको गलत करना है अपन ने। यहाँ लिखना है वन संरक्षण के उपाय निम्न है। वन संरक्षण के उपाय निम्न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन पॉइंट क्या लिखेंगे? खाली जगह पर बंजर भूमि वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी पेड़ लगाना चाहिए। वन संरक्षण यानी वन को हम किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं। तो खाली जगह व बंजर भूमि, बंजर भूमि क्या होती है? जो खाली पड़ी रहती है, उसमें कुछ फसल वगैरह नहीं होती, उसमें क्या करना चाहिए अपन ने? पेड़ रोप देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। और तीसरा, वनों को कैसे? आग से बचाना चाहिए। जैसे जंगल में कोई आग लगी हुई है तो उसको बुझाने का प्रयास अपन ने करना चाहिए। तो वनों को कैसे आग से बचाना चाहिए? क्या करेंगे? खाली जगह में बंजर भूमि वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, और तीसरा, वनों को आग से बचाना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तत्व को साबित करने के 3 बिंदु लिखिए। तो भारत एक संघीय शासन वाला देश है। इसमें क्या है? भारत में केंद्र और राज्य और स्थानीय 3 स्तर की सरकार है। यानी भारत में एक तो केंद्र सरकार है जो दिल्ली में है, उसके बाद में हर एक राज्य में अलग अलग राज्य सरकार है, और तीसरी स्तर की सरकार कौन सी है? स्थानीय प्रशासन, ठीक है। तो भारत में कितने स्तर की? केंद्र राज्य सरकारों के अलावा एक स्थानीय स्तर की सरकार, 3 सरकार हैं, ठीक है। भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। यानी भारत में एक लिखित निर्मित और कैसा है? विशाल। विस्तृत माने क्या होता है? विशाल संविधान है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला पॉइंट है, प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कि भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यानी भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अब इसके बाद में ये भी अच्छा है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। क्या है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? पहले तो विकेंद्रीकरण की परिभाषा आ सकती है। क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे सत्ता का क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसको दे दी जाती हैं? शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे। स्थानीय प्रशासन क्या होता है? अपनी तीसरे स्तर की सरकार है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है और नगर निगम शहरों में काम करती है। विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम किसमें उठाया गया? 1992 में। कौन से साल में उठाया गया? 1992 में। संविधान में संशोधन लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इस संविधान संशोधन से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत कहाँ पर होती है? ग्राम स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। यानी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, ये ध्यान रखना।
ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगी। इसका कार्यकाल क्या हो गया? 5 साल हो गया। और स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? जिला पंचायत हो जाएगी, ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। पंचायत समिति या उसको बोलते हैं जनपद। पंचायत समिति को क्या बोलते हैं? जनपद। मध्यवर्ती, मध्यवर्ती माने क्या होता है? बीच की, ठीक है। जनपद पंचायत कैसी होती है? बीच के मेल की होती है। और जिला परिषद जिला पंचायत स्तर में शामिल है, यानी स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जिला पंचायत। और मझली इकाई क्या है? मध्यम माने जनपद पंचायत या पंचायत समिति। और छोटी इकाई क्या है सबसे? ग्राम पंचायत। अब इसके कार्य क्या है वो देख लेते हैं। देखिए इधर ध्यान दो, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान क्या है? जब स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव अब स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, ठीक है। दूसरा है कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि महिलाओं को 1/3% यानी 33% पदों पर उनको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। उनके लिए आरक्षित हैं ये सीटें इतनी। काय में? ग्राम पंचायत में, ठीक है। और तीसरा है हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें अच्छा लग रहा है अपन। ये भी अच्छा 20 नंबर का। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है? मान के चलो कोई पैसा अपन उधार लेते हैं तो उसमें वो क्या करता है? एक समर्थक गारंटर ढूंढता है, यानी मान के चलो इसने पैसे नहीं दिए तो क्या, या तो वो कोई उसकी वस्तु गिरवी रखवा लेगा, या कोई धन उसको गिरवी, ऐसे संपत्ति वगैरह गिरवी रखवा लेते हैं। यदि उसने ब्याज नहीं, वो पैसा नहीं दिया तो क्या करते हैं? उसको समर्थक जो उधार देने वाला है उसको बेच के अपने पैसों को वो वसूल कर सकता है। तो यही लिखा है इसमें, देखिए ध्यान से देखो इधर। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी को सुनिश्चित करने के लिए करता है, ठीक है। ऋणाधार उधारदाता माने क्या होता है? उधार देने वाला, ठीक है, यानी साहूकार। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी को सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि कर्जदार ऋण को निर्धारित समय सीमाओं के अंदर नहीं लौटा पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार होता है, ठीक है। इसलिए वो समर्थक ऋणाधार के रूप में बहुत सारी संपत्ति ऐसे कोई गिरवी रख लेता है, उसके बाद में यदि वो नहीं चुकाता है, उसका पैसा वापस नहीं करता है, तो उसको बेच के वो अपनी पैसे को वसूल कर सकता है। अब इसमें ये भी अच्छा है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलत आई है। समझाइए, यानी कि पहले क्या था? मुद्रा के प्रयोग से पहले मुद्रा क्या होती थी? अनाज, और क्या होता था? सोना चांदी और कौड़ी के रूप में मुद्रा का उपयोग आदमी करते थे। और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक वस्तु के दूसरे बदले वस्तु उसमें चेंज कर लेते थे अपनी आवश्यकता अनुसार। लेकिन अब मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलत आई है, ठीक है। क्या सहूलत आई है? वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कमी दोहरे सहयोग का अभाव है, ठीक है। मुद्रा ने इस कमी को क्या कर दिया? दूर कर दिया। मुद्रा क्या होती है? रुपया, पैसा, समझ गए ना। यदि एक वस्त्रों का विक्रेता चावल चाहता है, माने उसके पास वस्त्र हैं लेकिन वो क्या खरीदना चाहता है? चावल, ठीक है। तो उसे चावल क्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। किसकी नहीं है? चावल क्रेता ढूंढने की। जो बदले में वस्त्र चाहता है, ठीक है, वो क्या करेगा? वस्त्र बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है,
वस्त्र बेच के क्या करेगा वो? मुद्रा प्राप्त करेगा। और चावल को क्या खरीद सकता है मुद्रा से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में असहयोग आंदोलन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा घटना का क्या महत्व है? तो देखिए ध्यान से देखना इधर। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। किस में चलाया गया? 1921 में, जनवरी 1921 में। और किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। अब यहाँ से गोरखपुर स्थित चोरी चोरा बाजार से 5 फरवरी 1922 को एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा बाजार में, ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहाँ से गोरखपुर से और चोरी चोरा बाजार से क्या निकल रहा था? एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। किस तारीख को निकलता था? 5 फरवरी 1922 को निकल रहा था। ठीक है, एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। यानी पुलिस के साथ में उसकी भिड़ंत हो गई आपस में। ठीक है, जनता ने आवेश में आकर थानेदार और सिपाहियों की हत्या कर दी। यानी जनता गुस्सा हो गई, आक्रोशित हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो थानेदार था और सिपाहियों की क्या कर दी? हत्या कर दी। और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और थाने में क्या लगा दी? उनने आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। तो इसके बारे में आप आराम से लिख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा अपन ने ध्यान रखना है किसके नेतृत्व में चला था असहयोग आंदोलन? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। किस सन में चला था? 1921 में चला था। ठीक है, इसमें जो मेन चीज क्या है, इसमें किसके नेतृत्व में चला था असहयोग आंदोलन? महात्मा गांधी के में। किस सन में चला था? जनवरी 21 में चला था। और एक कहाँ की घटना है? गोरखपुर में चोरी चोरा स्थित बाजार की। किस तारीख की घटना है? 5 फरवरी 1922 की। ठीक है, एक शांतिपूर्ण जुलूस क्या किससे टकरा गया? पुलिस के साथ हिंसक टकरा गया। और उसमें क्या किया? अब जनता ने आवेश में आकर यानी गुस्सा होकर सिपाहियों की क्या कर दी? हत्या कर दी, थानेदार की और सिपाही की। और थाने में क्या लगा दी? आग लगा दी। ठीक है, इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। यानी असहयोग आंदोलन, ये भी पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो कब लिया? फरवरी 1922 को। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए? कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई? क्यों शामिल हुए गरीब किसान? गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। दूसरा है, वे चाहते थे कि उन्हें जमींदार को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। तीसरा है, वे विदेशी वस्तुओं की आयात पर क्या चाहते थे? सुरक्षा चाहते थे। किसकी आयात पर? विदेशी वस्तुओं की आयात पर। और अगला पॉइंट है, अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के वजह से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में क्या करती थी? हिचकिचाती थी। इस कारण गरीब किसान को कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर का, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है राजनीतिक दलों की? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से। किस कारणों से है? नंबर 1, आधुनिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। आधुनिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। दूसरा है, अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होंगे? सारे दल क्या होंगे? स्वतंत्र और निर्दलीय हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। यानी राजनीतिक दल होते हैं जो जनता के और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को काय तक? जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला है, विपक्षी दल सरकार की मनमानी को रोक लगाते हैं। यानी विपक्षी दल होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार की मनमानी पर क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है, निर्वाचन प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होते हैं। तो इसमें कोई भी आपको कितने पॉइंट लिखना है? 4 पॉइंट लिखना है, क्योंकि 4 नंबर में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? एक तो
इसमें सरल सरल लिखना है। इसमें आधुनिक लोकतंत्र की राजनीतिक दल आवश्यक है। दूसरा लिखना है अगर दल न होते सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे। अगला लिखना है राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। और विपक्षी दल सरकार की मनमानी पर क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो क्या भूमिका है राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका? पहले क्या करते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, पहला काम चुनाव लड़ना उनका। ठीक है, दूसरा काम है राजनीतिक दल सरकार चलाते हैं और बनाते और चलाते हैं सरकार को, यानी सत्ता हासिल करते हैं। मान के चलो उनको बहुमत प्राप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, उसके बाद में सरकार चलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक दल ही अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और राजनीतिक दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये तुम्हारे कितने 6 से लेकर और 22 तक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने फोकस कर लिए। ठीक है, इनको एक बार रिवीजन मानना है तो आपको सवेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। ऐसे चारों सेटों के अपन जो मेन क्वेश्चन है उनको अपन ने फोकस करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं पहले ही करा चुका हूँ, बहुत सारी PDF तुम्हारी उसमें डली हैं और YouTube पे सारे मतलब वीडियो डले हैं, तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो चैनल पर जाके। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।